तो हमने पिछली वीडियो में पिछले लाइव सेशन में काफ़ी कुछ देख लिया था। ठीक है, हमने HTML के बारे में कंप्लीट कर लिया था कि व्हाट इज़ HTML, क्या यूज़ है, और फिर हम काफ़ी सारे टैग्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टैग आता है टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तुम बहुत जगह अपनी जो भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे या फिर कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाओगे, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी टेबल्स के बारे में। ठीक है, तो कभी तुमने देखा होगा यार, ऐसे हम कहते हैं कि यार एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, और तुमने कभी कभी टर्म सुनी होगी जैसे कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट या फिर रियल वर्ल्ड ऐप तुम बना रहे हो। ठीक है, तो ये दो टर्म का मतलब क्या होता है? काफ़ी बार तुमने इस टर्म को थोड़ा ज़्यादा देखा होगा, तुम्हें लगता होगा यार यार जाने क्या बना देंगे। ठीक है, बट इस टर्म का जब बेसिकली ये मतलब होता है कि तुम कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि तुमने ऐप बनाई ऊबर। अब इसको यूज़ करके तुमने एक वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करी कि भाई तुम ड्राइवर्स जो तुम पहले ढूंढने पड़ते थे बाहर खड़े होके, अब वो तुम अपने फ़ोन से उनको बुला सकते हो। ठीक है, और प्राइसिंग की दिक्कत आती थी पहले कि भाई इनिशियल में हमें प्राइस बताना पड़ता था, एडजस्ट करना पड़ता था, और हो सकता है तुमसे वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, कभी 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 कम चार्ज कर रहे हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना प्राइस होना चाहिए। इसने उस चीज़ को भी सॉल्व कर दिया ऐप की मदद से कि इतना डिस्टेंस है तो इतना हम प्राइस लेंगे, या ट्रैफिक ज़्यादा है तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। प्रोजेक्ट अगर तुमने कोई बनाया है तो इसको तुम कहोगे या तुमने पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर तुमने मतलब कोई एक छोटी नंबर ऑफ ऑडियंस की यूज़ के लिए तुमने बनाया है। समझ गए? तो ये टर्म्स होती हैं, इनको भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी बार यूज़ की जाती हैं। जब तुम SD बनोगे तो तुम्हें इस तरह की टर्म्स यूज़ करोगे तो ऐसा लगता है कि यार हाँ, इस बंदे को थोड़ी सी नॉलेज है, कि मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो ना, कि अपने आप को थोड़ा दिखाने के लिए कि दैट आई नो समथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। ठीक है, तो ये था। टेबल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टेबल्स क्या होते हैं? हमारे पास कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, ये टेबल की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तुम ऑलरेडी जानते होगे, इनको अपन कहते हैं क्या, ये रोज़, और ये क्या होता है हमारे पास? कॉलम। ठीक है, समझ गए? सो अब ठीक है। टेबल टैग को अपन देखते हैं कि टेबल अपन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे ये टेबल है, ये पूरी टेबल है। टेबल के अंदर ये हमारे पास, इसको कहते हैं टेबल की हेडिंग्स कहते हैं। ठीक है, बाकी जो हो गया अंदर, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? टेबल की रोज़ कहलाती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ डेटा को सेव कर रखा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? टेबल की हेडिंग होगी। ये क्या हो गया हमारे पास? टेबल का डेटा हो गया। ये इंडिविजुअली क्या हो गया? टेबल का डेटा हो गया। और ये पूरी क्या होगी हमारे पास? एक रो होगी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें तीन टर्म बता दी। इसको तुम क्या कहोगे? टेबल। इसको तुम हेडिंग। क्या कहोगे? ऊपर सबसे पहले जो कॉलम होगा उसको तुम क्या कहोगे? हेडिंग। और इसके अंदर जो तुम्हारे पास, ये क्या होगा हमारे पास? टेबल की रो होगी। और ये क्या होगा? यहाँ पे तुमने कंटेंट रखा है, टेबल का डेटा हो गया। समझ गए? ठीक है। और अब तुम्हें बस इसी को ही HTML टैग्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? ये देखो, काफ़ी आसान है। ये तुमने टेबल टैग ओपन किया, ये क्लोज़ किया यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर अब यहाँ पे देखो, जैसे तुम्हारे पास ये क्या है? दिस इज़ दी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अंदर का जो कंटेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं कि भैया ये हेडिंग है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमने एक टी आर मतलब टेबल रो। ठीक है, TR टैग को ओपन किया, यहाँ पे TR टैग को क्लोज किया। इसके अंदर हमने क्या लिखा? टेबल की हेडिंग थी, कंटेंट हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे चालू कर दिया TH। ठीक है, TH मीन्स टेबल हेडिंग। इसके अंदर इसका कंटेंट, और यहाँ पे हेडिंग हमारे पास क्लोज हो गई। ठीक है, इस तरीके से तुमने ये 3 हेडिंग्स बनाई। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए हमारे पास? एक तरह से 3 कॉलम हो गए। समझे? इसको यहाँ पे ठीक है। लाइव देखो, तो यहाँ पे तुमने कितना हेडिंग बनाई? यहाँ पे 3 हेडिंग बनाई।
तो कितने हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हो गए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है, 3 हमने यहाँ पे कंटेंट लिख दिए। ठीक है। ठीक है, सेकंड तुम्हारी जो रो स्टार्ट हो रही है, ये देखो यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या था, मैंने टेबल क्या होगा, डेटा होगा। रो के अंदर क्या होगा, टेबल डेटा होगा। यहाँ पे देखो टेबल, टीडी का मतलब क्या हो गया, टेबल डेटा। ये इसके अंदर कंटेंट लिखा, यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया इस तरीके से। ठीक है, सिमिलर वे में थर्ड वाली रो भी हम बना सकते हैं। तो जैसे जैसे तुमने देखा, अब तुमने टेबल्स की टर्म्स को यूज़ करके ही उन्हीं को टैग्स में कन्वर्ट कर दिया कि भाई टेबल के अंदर हमारे पास क्या होगा, हेडिंग होगी, रोज़ होंगी, है ना। रोज़ के अंदर हमारे पास टेबल का डेटा होगा, इंडिविजुअली सेल्स को कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, जैसे इसको कहते हैं इंडिविजुअल, हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तुमने काफ़ी बार टर्म्स यूज़ करी होगी, इसको कहते हैं अपन सेल। ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हारे ठीक दिमाग में है। क्वेश्चन आएगा कि यार क्या इसके अंदर हम टेबल डेटा टैग यूज़ कर सकते हैं, टीडी टैग यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। वो तो तुम्हारी डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तुम्हें बेसिकली अगर चाहते हो कि थोड़ा सा ऊपर वाली जो टर्म है वो बोल्ड दिखे और सेंटर अलाइंड दिखे, दिख रहा है तुम्हें, सेंटर अलाइन हो रखा है। ठीक है, तो उसके ठीक है। लिए तुम यूज़ कर सकते हो टी एच टैग, ताकि वो थोड़ा बोल्ड होगा, ताकि आगे हमें मतलब क्लियरिटी मिलेगी कि ये टेबल की हेडिंग है। ठीक है, और टेबल डेटा देखो हमने यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे देखो बिल्कुल भी कोई फॉन्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास है। ठीक है, एक चीज़ तुमने यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी कि हमने यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग वगैरह दे रखी है। ये CSS के अंदर आएगा, जिसको कि हम कभी और समझेंगे। अभी तुम इतना समझ लो कि इसके थ्रू क्या किया, करने की कोशिश करी है हमने, टेबल टैग, टेबल की हेडिंग टैग और टेबल का डेटा टैग, तीनों पे हमने स्टाइल वाला जो होता है ना हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, उसके उसके अंदर ये चीज़ जो बॉर्डर है वो डाला है। ठीक है, सपोज़ कि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और अब रन करता हूँ, यहाँ से देखो बॉर्डर गायब हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, कंटेंट ऑलरेडी अपने पास अरेंज वे में है, बट तुम्हारे पास बॉर्डर जो है वो गायब हो चुका है। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मैंने अगर विड्थ को कम कर दिया तो अब ये इतना सा ही उसमें पोर्शन में आ चुका है। अब ये पूरी टेबल जो है ना वो पूरा इतना विड्थ जो है ऑक्यूपाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम CSS के थ्रू कंटेंट को मैनेज कर सकते हो, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है टेबल का वो तो HTML से ही बनेगा। ओके, ठीक है। कहीं पे नहीं समझ आया तो बताना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास टेबल रोज़, मैंने तुम्हें बता दिया, TR टैग्स हो जाता है हमारे पास। टेबल का हेडर्स या फिर हेड मतलब हेडिंग बता दिया मैंने तुम्हें ऑलरेडी। ठीक है, अब बात करते हैं बॉर्डर के बारे में। ठीक है, तो जैसे तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे हमने क्या किया, 3 जगह बॉर्डर अप्लाई किया। ठीक है, कहाँ कहाँ अप्लाई किया, एक तो टेबल पे, तो यहाँ पे तुम एग्जांपल देखो, ये तुम्हारा देखो, ये हमने 3 जगह अप्लाई किया हुआ है CSS। एक तो टेबल पे अप्लाई किया हमने, कहा क्या है यहाँ पे, ये बॉर्डर टैग, बॉर्डर का जो प्रॉपर्टी, ये बॉर्डर प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है, उसकी वैल्यू क्या दी है हमने, यहाँ पे 3 वैल्यू दी है। पहली चीज़ क्या है हमारे पास कि इसका जो विड्थ होना चाहिए वो होनी चाहिए 1 पिक्सल। विड्थ का मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे इसका हो गया मोटाई। ठीक है, मोटाई जो होती है ना इसकी, किसी भी लाइन की, वो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, कितनी 1 पिक्सल होनी चाहिए मोटाई। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या डिफाइन की हुई है, सॉलिड। इसका मतलब क्या है, मैंने तुम्हें कल बताया था कि भाई अगर तुम्हारी लाइन इस तरह की होती है इसको अपन कहते हैं सॉलिड लाइन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और वो तुम्हें बताया था इस तरह की वो डैश वाली लाइन हो जाती है, डॉट 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 वाली लाइन होगी तो इसको मतलब क्या कहेंगे, हमारे पास डॉटेड लाइन होगी हमारे पास। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ लाइन्स होती हैं। तुमने यहाँ पे क्या दिखा रखा है, सॉलिड लाइन चाहिए, मतलब कि ऐसी, समझ गए ना। और तीसरा हमने क्या डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे कलर बता रखा है कि कलर हमें ब्लैक कलर की लाइन चाहिए, अगर मैं इसको रेड कर दूंगा तो रेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें अलग अलग कलर फॉर्मेट में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तुम RGB यूज़ कर सकते हो, है ना, HSL यूज़ कर सकते हो, या फिर हैक्स कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसको ठीक हम है। CSS में और थोड़ा डीपली कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने पहली चीज़ का डिफाइन की हुई कि भाई टेबल जो है उसको आप बॉर्डर दीजिए, टेबल को बॉर्डर दीजिए ये वाला। तो ये जो तुम्हें आउटर वाला बॉर्डर दिख रहा है ये किसका है, टेबल का बॉर्डर है ये। ठीक है, ठीक फिर है। हमने क्या रखा कि हेडिंग को बॉर्डर दीजिए। हेडिंग कौन सा है अपने पास, TH वाला टैग हमने कहाँ यूज़ किया था, यहाँ यूज़ किया था। तो ये देखो, ये इंडिविजुअली यहाँ पे जितना हो रहा है ना ये, ठीक है, ये हमारे पास ठीक किसको है। हो गया, हेडिंग को हो गया। फिर उसके बाद TD का मतलब क्या है कि आप टेबल यहाँ पे डेटा टैग यूज़ हुआ है वहाँ पे आप उसका बॉर्डर दीजिए। तो हमने यहाँ पे टेबल डेटा टैग यूज़ किया था। देखो यहाँ पे सबके पास अपने अपने बॉर्डर्स हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से एक को रिमूव कर दूँ, अब देखो
तो सिर्फ कहाँ पे आया हमारे पास, हेडिंग पे टैग, जहाँ पे हमने टी एच को वो यूज़ किया हुआ है, हेडर हेडिंग यूज़ की हुई है, वहाँ पे हमारे को बॉर्डर देखने को मिला और टेबल पे बॉर्डर देखने को मिला। ठीक है, टेबल डेटा से हट गया, समझ गए। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो कि तुमने यार बॉर्डर दिए हैं, पर ये जो है ना ये अलग अलग आ रहा है। तुम चाह रहे हो कि यार ऐसे करके बॉर्डर बने, मतलब जैसे मैंने टेबल बनाई है ना वैसे बने बस। इसमें ऐसे नहीं हो कि इंडिविजुअल सेल्स के बॉर्डर बन रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल सेल्स के बॉर्डर बन रहे थे हमारे पास, है ना। तो उसके लिए तुम ये वाली ठीक है। प्रॉपर्टी यूज़ करोगे सी एस एस की। इसमें क्या है कि तुमने तीनों को डिफाइन तो कर दिया कि भाई तीनों चीज़ पे आप बॉर्डर लगाइए, बट बॉर्डर कोलैप्स नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको आप यूज़ करोगे, उसकी वैल्यू रखोगे इज इक्वल्स टू कोलैप्स। तो उससे क्या होगा, हमारे पास इस तरह की टेबल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बस सी एस एस का हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी है जिसकी वजह से हमें एक इस तरह की टेबल, कॉमनली यूज टेबल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा याद रख लेना बस। अब टेबल बॉर्डर को तुम स्टाइल दे सकती हो कि भाई बैकग्राउंड कलर देना है तो वो सब तुम दे सकते हो। उसके बाद तुम चाह रहे हो थोड़ा राउंडेड टेबल बॉर्डर आ जाए तो तुम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी को दे सकते हो। सी एस एस में और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, बस अभी तुम आइडिया रख लो कि ये सब चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तुमने फिर क्या किया, इसमें स्किप कर दिए बॉर्डर्स को, जो बॉर्डर थे ना ये वाले, इसको तुमने स्किप कर दिया किस पे, टेबल पे। तो टेबल पे तुमने स्किप किया तो सिर्फ तुम्हारे इस तरह की सेल्स तुम्हारी फॉर्म हो चुकी हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास बॉर्डर स्टाइल हो गया। डॉटेड नाम की बॉर्डर स्टाइल आ रहा है, डैश नाम का होता है जो मैं तुम्हें बताया था, सॉलिड नाम का तुमने देखा है, डबल मतलब कि ये 2 लाइन आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके के और भी तुम्हारे को देखने को मिल जाएंगे। हिडन भी हो सकता है कि मतलब सही। तुमने उसको है एग्जिस्ट करता है पर उसको तुमने हाइड कर रखा है। नन मतलब कि तुम्हें बॉर्डर स्टाइल देना ही नहीं है, बॉर्डर होना ही नहीं चाहिए तुम्हारे पास, समझ गए। बॉर्डर कलर दे सकते हो सही है। तुम फिर इसके बाद प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो बॉर्डर नाम की जो प्रॉपर्टी है वो किस किस के पास रहती है, मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे तुम कोई सा भी तुमने पैराग्राफ टैग डिफाइन किया, मैंने तुम्हें ये कल बताया था कि जो पैराग्राफ टैग है वो कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये तुम्हें मैंने बताया था, याद है नहीं है? ठीक है एकदम। है ना, याद है। पेज। हाँ, तो ये कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई करता है। तो इसमें तुम कंटेंट लिखते हो, तुमने सपोज लिखा रोहन कोड, इस तरीके से तुमने लिख दिया। ठीक है, अभी क्या है कि इसका जो बॉर्डर है वो विजिबल नहीं है, तो तुम यहाँ पे अगर इसमें दे दोगे बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर नाम की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दोगे तो वो सपोज उस पर्टिकुलर कलर का वो बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तुमने बॉर्डर को ठीक डिफाइन है। करना पड़ेगा, उससे पहले बॉर्डर प्रॉपर्टी में डालना पड़ेगा कि भाई 1 पिक्सल का बॉर्डर होना चाहिए, सॉलिड नाम का बॉर्डर होना चाहिए। तो मतलब बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है वो सबके पास होती ही है स्टाइल्स के अंदर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेबल साइज़ के बारे में। ठीक है, तो यूज़ स्टाइल एट्रीब्यूट जिसके थ्रू से तुम उसकी टेबल की विड्थ को दे सकते हो, हाइट दे सकते हो और अदर प्रॉपर्टीज़ को भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस केस में इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो पहले वाली आपकी हेडिंग थी, ठीक है, उसको इन्होंने विड्थ दे दी 70% के आसपास। अब यहाँ पे देखो एक बार, ये दिख रही है इन सब की जो टोटल टोटल कितनी विड्थ कितनी है इस टेबल की, 100% है सपोज, जितना इसका पेज का साइज़ है उतनी इन्होंने विड्थ ऑक्यूपाई कर रखी है। ठीक है, इसमें से 70% जो विड्थ है वो पहली वाली हेडिंग को दे दी गई है। अब हेडिंग को दे दी गई है तो उसके नीचे वाला कंटेंट भी ऑटोमेटिकली 70% एडजस्ट कर लेगा। ठीक ठीक है, है। जिसे हमने यहाँ पे नहीं दिया। अब इसके नीचे कंटेंट क्या है, हमारे पास जिल है, तो हमने टी डी पे 70% नहीं दिया, हमने टेबल हेडिंग पे 70% दे दिया, तो ऑटोमेटिकली इन सब नीचे वालों ने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये ठीक है हमारे पास एकदम। साइजेस हो जाएंगे। इसके बाद तुम अपने आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि करना कैसे है। जैसे अब ये हो गया, टेबल के हेडर्स हो गए। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया कि टेबल के हेडर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वर्टिकल में इन्होंने हेडिंग्स दे रखी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो टेबल की पहली रो का, मतलब हर रो का जो पहला कॉलम है उसको टेबल हेडिंग बना दिया और बाकी सबको टेबल डेटा रहने दिया। ठीक है, ठीक है एकदम। अभी आ गया अलाइन प्रॉपर्टी हमारे पास। तो वही है आपके पास, मैंने तुम्हें टेक्स्ट अलाइन कल बताया था, तो सेम तुम्हें टेक्स्ट अलाइन लगाना है किस पे, टेबल हेडिंग पे लगा दो।
तो ऑटोमेटिकली वो 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है, हॉरिजॉन्टली उसको अलाइन कर देता है, लेफ्ट, सेंटर और राइट। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉल स्पैन, चलो उसको आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। टेबल कैप्शन के बारे में बात कर लें। ऐसे ऊपर तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली सेविंग करके कि भाई टेबल है किसकी, ये मंथली सेविंग की टेबल है। तो तुमने यहाँ पे कैप्शन नाम की एक एट्रीब्यूट को यूज़ किया है और ऊपर यहाँ पे तुमने डाल दिया है। कैप्शन एट्रीब्यूट किसी के साथ भी तुम यूज़ कर सकते हो, चाहे तुमने कोई मतलब सपोज इमेज यूज़ करी है, तुमने देखा होगा ना कभी कभी जैसे इमेज हम वेबसाइट में लगते हैं तो उसके नीचे यहाँ पे लिखा होता है कि दिस इज़ एन इमेज ऑफ अ किंग, है ना, छोटा सा यहाँ पे लिखा होता है। या तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, उसमें तुम जैसे मतलब प्रोजेक्ट की तुम फाइल बनाते हो, तुम उसमें यहाँ पे कभी इमेज यूज़ करते हो, तुम नीचे यहाँ पे कैप्शन डालते हो कि दिस इज़ एन इमेज ऑफ दिस, छोटा सा फॉन्ट होता है जिसका थोड़ा, है ना। तो तुम ठीक कैप्शन है। कहीं भी यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैप्शन टैग। ठीक है। जनरली लोग किसके साथ यूज़ करते हैं कैप्शन, जैसे इमेज हो गया तुम्हारा, ठीक है, टेबल हो गया तुम्हारा, ठीक है, या और भी जैसे तुमने कोई वीडियो तुमने इंटीग्रेट करी है अपने उसमें, उसके नीचे कैप्शन दे दिया। ऑडियो हो गया, ऑडियो तुमने कोई फाइल यूज़ करी है, उसके नीचे तुमने कैप्शन दे दिया कि भाई ये किस चीज़ से रिलेटेड ऑडियो है ना। कैप्शन तुम वैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी कैप्शन दे दो कि भाई ये मेरी इमेज है, इसका इसका मतलब हम मैं उसमें कुछ कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो होता है कैप्शन। नेक्स्ट बात ठीक करते है। हैं पैडिंग एंड स्पेसिंग के बारे में। तो पैडिंग एंड स्पेसिंग क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल पैडिंग के बारे में। पैडिंग बेसिकली ये होता है सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग के बारे में समझते हैं। जैसे कि ये तुम्हारी टेबल बनाई तुमने, ठीक है, ये तुम्हारी टेबल है। अब इसके अंदर सपोज जो भी तुम पहली रो बना रहे हो, तो तुमने सपोज सेल पैडिंग इसकी कुछ रखी है, एक्स यूनिट तुमने इसकी सेल पैडिंग रखी है। तो पैडिंग का मतलब क्या होता है, जितना भी तुम्हारा, जैसे सपोज टी टैग है, तुमने टेबल डेटा टैग को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, टेबल डेटा टैग ने तुम्हें इतनी स्पेस प्रोवाइड करी, ठीक है, और तुम इसके अंदर अब अपना कंटेंट लिख रहे हो। सपोज तुमने यहाँ पे नाम लिखा, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये बेसिकली ये नाप रहा है कि जो कंटेंट है, जो तुम्हारा नाम है, और जो इस टी टैग ने तुम्हें एरिया प्रोवाइड किया है, उसका जो बॉर्डर है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं पैडिंग। तो चारों तरफ से नापी जाती है कि भाई लेफ़्ट से, राइट से, ठीक है, टॉप से और बॉटम से। ठीक है, इसलिए तुम्हारा ये कंटेंट है, एक्चुअल कंटेंट तुम्हारा ये है। इस कंटेंट ने तुम्हारी लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम से उसको, उसके जो बॉर्डर से कितना उसको जगह चाहिए, कितनी तुम्हें जगह तुमने स्पेस प्रोवाइड करी है, उसको अपन कहते हैं पैडिंग। क्या कहते हैं? पैडिंग। पैडिंग। एक ये टर्म होती है, ठीक है। दूसरी टर्म क्या होती है? दूसरी टर्म होती है मार्जिन। कौन सी होती है? मार्जिन। ये वैसे तुम्हें मार्जिन। CSS में सिखाई जाती है, पर मैं तुम्हें थोड़ा बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हें आइडिया रहेगी कहीं मार्जिन टर्म यूज़ हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मार्जिन टर्म का मतलब होता है, जैसे सपोज तुम्हारे पास एक तुमने ये पैराग्राफ टैग बनाया, ठीक है, दूसरा तुमने ये पैराग्राफ टैग बनाया, इसके अब वो क्या होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे ये तुम्हारा पेज है, ठीक है, इसने इस पेज की कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया। तुमने इसके बाद एक और पैराग्राफ टैग बनाया, उसने भी क्या किया, इस कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है कि जैसे तुमने यहाँ से, ये तुम्हारी लाइन, सपोज तुमने कुछ लाइन लिखी, ये ख़त्म हुई या नहीं हुई, पर तुमने एक और पैराग्राफ टैग यूज़ कर लिया, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली इसके नीचे से चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुमने यहाँ पे लिख दिया, कुछ वर्ड लिख दिया, नाम लिख दिया, सपोज ये पैराग्राफ टैग के अंदर तुमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ठीक है, इसको ढंग से समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ टैग के अंदर तुमने यहाँ पे लिखा ये, अब वो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि यार नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि यार इन दोनों नाम के बीच में थोड़ा कुछ गैप आए, तो उसके लिए तुम यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करते हो। जैसे जो इसका जो कंटेंट एरिया जो ऑक्यूपाई होने वाला है, और इसका जो कंटेंट एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा आ जाए गैप। ठीक है, अब ये होगा कैसे, जैसे सपोज तुम्हारा ये नाम था,
तो इन दोनों के बीच में हमने थोड़ा गैप ला दिया, सपोज लिख दिया, सपोज 10 पिक्सल लिख दिया, तो अब तुम्हारा कंटेंट जो है वो यहाँ पे आ गया, और ये जो डिस्टेंस है ये खाली रह गया, जितने भी तुमने यहाँ पे 10 पिक्सल, सपोज तुमने यहाँ पे 10 पिक्सल इसकी यूनिट रखी थी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है। और तुमने कौन सी मार्जिन दी, या तो तुम इस वाले पैराग्राफ टैग पे टॉप वाली मार्जिन दे सकते हो, ठीक है, या फिर इस वाले पैराग्राफ टैग पे कह सकते हो कि भाई बॉटम मार्जिन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10। समझ गए? तो मार्जिन ठीक है। क्या हुआ हमारे पास, जो भी कोई सा भी टैग जितना कंटेंट एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम, उसको हम कहते हैं मार्जिन। पैडिंग क्या होती है हमारे पास, इसके अंदर जो हमने कंटेंट लिखा है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी बॉर्डर्स, बॉर्डर मतलब टॉप वाली बॉर्डर, चाहे तुम्हारी राइट वाली बॉर्डर हो गया, चाहे तुम्हारी बॉटम वाली बॉर्डर हो गया, और चाहे तुम्हारी लेफ़्ट वाली बॉर्डर हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, सही है। पैडिंग कहेंगे। तो दो चीज़ तुमने अब यहाँ पे सीख ली। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ पे सेल पैडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे बताओ क्या होता है। सेल पैडिंग का मतलब ये है कि सेल का मतलब तुम समझ जो गए, मैंने तुम्हें बताया सेल क्या होती है। सेल जो होती है जिसमें टेबल डेटा होता है उसको सेल कहते हैं। हाँ मतलब एक तरह से ये हो गया ना हमारे पास, जैसे ये हमने बनाया, ये हमें एक सेल होगी, ये दूसरी सेल होगी, तीसरी सेल होगी, चौथी, पाँचवीं, छठी, है ना। पैडिंग क्या हो गया हमारे पास, पैडिंग मतलब जितना उसके अंदर कंटेंट है उसका जो बॉर्डर है, डिस्टेंस है फ्रॉम लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम, उसको हम कहेंगे सेल पैडिंग। समझ गए? एग्जाम्पल देखो, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के अंदर आप पैडिंग दीजिए 15 पिक्सल की, ठीक है। अभी क्या है कि ये इसका कंटेंट है, इसकी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और नीचे से हमें 15 पिक्सल का ऑलरेडी गैप मिल चुका है। सपोज मैं इसको करता हूँ 5 पिक्सल का, अब देखना क्या होता है। हो गया यार, पास हो गया ये। अब इसका जो ऊपर से, नीचे से, राइट से, लेफ़्ट से जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा हमारे पास कितना, 5 पिक्सल कंटेंट का। समझ गए? ठीक है। ठीक है। थोड़ा और क्लियरली समझना है तो इस एग्जाम्पल को देख लो। जैसे तुम्हारा पहले ये कंटेंट था ये वाला, अब इसको कहीं छोड़ो, इसको विद स्पेसिंग है छोड़ो, पैडिंग है समझ लो, ऑलरेडी वो तुम्हें समझ में आ चुका हुआ है आई थिंक, ठीक है। तो हमारे पास पैडिंग टैग अपन ठीक यूज़ है। करते हैं, इसको कहते हैं पैडिंग कहते हैं। फिर इसके अंदर अपन वैल्यू लिखते हैं। अगर 15 पिक्सल पैडिंग इज इक्वल टू 15 पिक्सल तुमने अगर लिखा, इसका मतलब क्या हो गया कि इसने चारों तरफ से 15 पिक्सल का गैप तुम्हें प्रोवाइड कर दिया चारों तरफ से। बट अगर तुम ठीक कहना है। चाहते हो कि मुझे लेफ़्ट से ही चाहिए, मुझे राइट से ही चाहिए, मुझे टॉप से ही चाहिए या बॉटम से ही चाहिए, तो उसके लिए तुम ये वाला टैग यूज़ कर सकते हो कि पैडिंग टॉप लिख दो तो सिर्फ टॉप से 10 पिक्सल हो जाएगा, पैडिंग बॉटम लिख दो तो बॉटम से 20 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास सेल स्पेसिंग के बारे में। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है कि स्पेस बिटवीन ईच सेल, मतलब हर सेल के बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए, उसको हम कहेंगे सेल स्पेसिंग। अब यहाँ पे देखो, अब ये तुम्हारी सेल है, ठीक है। तुमने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर स्पेसिंग, मतलब बॉर्डर को कितना, हर एक बॉर्डर के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, टेबल के 30 पिक्सल का स्पेस होना चाहिए। जैसे ये बॉर्डर हो गया तुम्हारा, इसके बीच में, और ये तुम्हारा दूसरा बॉर्डर है, इसके बीच में यहाँ पे 30 पिक्सल का स्पेस देखने को मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। ये इसका बॉर्डर था, इसका बॉर्डर था, इन दोनों के बीच में कितना, 30 पिक्सल का हमें स्पेस देखने को मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। वैसे सेल स्पेसिंग कभी भी ज़्यादा इतनी यूज़ आती नहीं है, बहुत ही रेयर केस होता है, बट सेल पैडिंग जो है वो काफ़ी बार यूज़ में आती है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ द कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। तो कॉल स्पैन का मतलब होता है कि आप दो कॉलम्स को कंबाइन कर दीजिए, उसको अपन कहते हैं कॉल स्पैन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, जैसे ये तुम्हारे पास तुम्हारी टेबल है, तुमने इस वाली रो में तुमने यहाँ पे टेबल हेडिंग लिखी कुछ, ठीक है। अब तुम ये चाहते हो कि यार ये हेडिंग जो है ना, ये मतलब दो कॉलम्स ऑक्यूपाई करे, मतलब इस तरीके से,
ठीक है, ये हम इतनी बड़ी लिखना चाहते हैं सपोज़, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा, सपोज़ हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया कंटेंट, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि उसकी जो दो वैल्यूज़ हैं वो अपने पास यहाँ पे आए, ठीक है, उससे रिलेटेड जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास दो यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे कॉल स्पैन, और वहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे कि दो, मतलब आप दो कॉलम्स को फॉर दिस पर्टिकुलर रो, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर रो के अंदर, इस पर्टिकुलर रो के अंदर आपके पास जो टेबल हेडिंग वाले दो कॉलम्स हैं उन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। उसको कहेंगे कॉल स्पैन इक्वल्स टू। सपोज़ तुम चाहते हो कि यार मैं जो है इन दोनों रोज़ में ये वाला जो ब्लॉक है इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, इतना बड़ा। तो इसमें हमने क्या किया, एक रो दूसरी रो, दो रो को एक साथ मिला दिया इस पर्टिकुलर सेल के लिए, तो इसको अपन कहेंगे क्या, रो स्पैन। यहाँ पे तुमने लिख दो, समझ गए क्या होता है रो स्पैन, ठीक है। कॉल स्पैन। ये हमारे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि टेबल हेडिंग पे भी लग जाएंगे, टेबल डेटा पे भी लग जाएंगे, ठीक है, दोनों पे लग सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लो। तो यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया टेबल हेडिंग को कॉल स्पैन, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने दो कॉलम्स की जगह घेर ली, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू ने, ठीक है। और यहाँ पे तुम नोट डाउन करो कि हमने ऐसा नहीं कि कोई दूसरा एम्प्टी कॉलम बनाया है, इसने क्या किया, दो की जगह ऑक्यूपाई करी तो तीसरा वाला बचा थर्ड वाला, तो हमने यहाँ पे थर्ड वाले को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इसके अंदर सबके सब ठीक तीन के है। तीन वैल्यूज़ हैं, समझ गए। सही। नेक्स्ट देख लो रो स्पैन, जो तुम्हें मैंने बताया। अब ये फ़ोन वाले कॉलम को हमने, फ़ोन वाली सेल को हमने, टेबल डेटा को हमने दो रो प्रोवाइड करी हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल हेडिंग बना दी और यहाँ पे लिख दिया रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। टेबल स्टाइलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा CSS की प्रॉपर्टी हो जाती है, इसको CSS में थोड़ा और तुम्हें क्लियर हो जाएगा, बट अभी तुम ये समझ लो कि हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो टेबल रो है, जहाँ पे भी आपने टेबल रो टैग यूज़ किया हुआ है, उसके जो nth चाइल्ड है, ये एक फंक्शन है nth चाइल्ड, और तुमने डाल दिया इवन। nth चाइल्ड है तो वो ये क्या करेगा, बेसिकली हर एक जो टेबल रो है, जितनी बार भी तुमने टैग यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उसका जो इवन नंबर वाला टेबल रो वाला टैग होगा, उसका तुम बैकग्राउंड कलर करके चेंज कर दो इस पर्टिकुलर कलर में, समझे। जैसे ये देखो, तुमने पहले टेबल रो टैग कहाँ यूज़ किया, ये टेबल तुम्हारा, ये पहले तुम्हारा टेबल रो टैग हो गया, ये कौन सा है, दूसरा टेबल रो टैग हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। तुमने यहाँ पे मेंशन किया कि जो nth चाइल्ड है, मतलब कि टेबल रो टैग तुमने जितनी बार भी यूज़ किया हुआ है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो जहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ बार वो यूज़ हो रहा है, मतलब जहाँ पे भी उसकी काउंट या फिर इंडेक्स है वो जो इवन है, वहाँ पे तुम उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दो, क्या, ग्रीन, लाइट ग्रीन, जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, समझे। ठीक है। अभी तुम इसको ऐसे याद रख लो कि हाँ भाई इसमें कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। काफ़ी बार क्या होता है कि जो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक, मेरे पास जब भी मैं काम कर रहा था अभी अपनी कंपनी में, तो मेरे पास कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट आया था जिसमें कि पाइथन के थ्रू हम कुछ कर रहे थे, टेबल कुछ बना रहे थे, HTML की फॉर्म में वो टेबल बन रही थी, और उसमें हमें कुछ कुछ स्पेशल रिकॉर्ड्स को, जैसे कि जहाँ पे सपोज पॉइंट्स ही ले लो, जहाँ पे पॉइंट ग्रेटर देन 250 है, वो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे कस्टमर ने मोर देन 1000 रुपीज़ स्पेंड करे हैं, उस पर्टिकुलर सेल को मुझे हाईलाइट करना था, ठीक है। और जहाँ पे कस्टमर जो है वो सपोज़ दिल्ली में रहता है, जहाँ पे उसका सिटी जो है वो दिल्ली है, उस पर्टिकुलर रो को भी हमें हाईलाइट करना था, समझ रहे हो। तो इस तरीके का जो टास्क हो जाते हैं ना कि भाई थोड़ा एनालिसिस वाले, ताकि हमें डायरेक्टली क्लियरली वैल्यूज़ दिख जाएँ, तो वहाँ पे हम इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, समझ गए। ठीक है। तो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगा कि हाँ यार कहीं यूज़ होती हैं ये, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होती। और तो उसको ईजीफिकेशन या फिर उसको सिंप्लीफाई करने का हमारे पास ये तरीका है कि हम इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, समझ गए। जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, वर्टिकल जेब्रा स्ट्रिप्स दे रखी हैं, ठीक है, इन्होंने डाल रखा है कि भाई जो हमारे पास nth चाइल्ड है टेबल डेटा का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जो भी हमारे पास इवन चाइल्ड है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इवन चाइल्ड है टेबल डेटा का, वो हमारे पास कलर हो जाए, तो ये इवन चाइल्ड हो गया, छठा, 10वां, ये सब टेबल डेटा हो गए।
ऊपर वाली कौन सी रो होगी जहाँ पर हमने टेबल हेडिंग यूज़ करा होगा, तो यहाँ पे टेबल हेडिंग का भी हमने क्या कह दिया, इवन वाला चाइल्ड, तो इवन, ये भी इवन। समझ गए? ठीक है। अब ये देखो, इन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जेब्रा स्ट्रिप्स को दोनों को मिला दिया है। इसमें भी इन्होंने प्रॉपर्टी यूज़ करी है कि भाई जो इवन वाली रोज़ हैं वो कलर हो जाएं और जो इवन वाले कॉलम्स हैं वो कलर हो जाएं। तो उसके लिए इन्होंने कॉलम्स के लिए क्या यूज़ किया है कि टेबल हेडिंग और टेबल डेटा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास हो जाता है। ये हॉवर वाला टैग है कि भाई तुम किसी उस पर हॉवर करोगे तब ये कलर हो जाए। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा और CSS जब पढ़ेंगे तब थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ठीक है। कॉल ग्रुप है वो इतना कोई यूज़ आता नहीं है, बट तुम फिर भी इसको खुद से एक बार चेकआउट कर लेना कि है क्या चीज़। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्रुप्स बना दिए एक तरह से हमने। ठीक है, ये इतना कोई यूज़ नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिस्ट्स। काफ़ी बार हम इसको खुद यूज़ करते हैं, वेब डेवलपर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। ठीक है, तो लिस्ट के बारे में समझते हैं। लिस्ट क्या होता है, हम जैसे हमने सामान की कोई लिस्ट बनाई, ठीक है, हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया सामान ऑर्डर के अंदर 1 2 3 नंबरिंग करके लिख दिया। ठीक है, उसको अपन कहेंगे लिस्ट। अब सपोज़ तुम्हारे पास एक है बुक्स की, तुम लिस्ट बना रहे हो, तुमने यहाँ पे लिखा IIT JEE। ठीक है, फिर उसके नीचे तुमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई 3 सब्जेक्ट हो गए, फिज़िक्स हो गया, फिर हो गया केमिस्ट्री हो गया, फिर हो गया तुम्हारे पास मैथ। अब फिज़िक्स के अंदर कौन कौन सी बुक्स आती हैं तुमने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी बुक्स आती है तुमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, मैथ के अंदर कौन कौन सी बुक्स आती है तुमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है वो तुम किसकी मदद से बना सकते हो, लिस्ट की मदद से बना सकते हो। समझे? ठीक है। अब जो लिस्ट है वो कुछ किस तरीके से दिखती है हमारे पास, 2 तरह की लिस्ट होती है हमारे पास। ऑर्डर्ड लिस्ट, क्या होती है हमारे पास, ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके आगे तुम अन लगा दो, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या हो गया, जिसमें कि हम कुछ ऑर्डरिंग कर रहे हो, जिसमें हम नंबरिंग कर रहे हो, उसको हम कहेंगे ऑर्डर की फॉर्म में है, ये ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। दूसरा क्या हो गया, अनऑर्डर लिस्ट, मतलब क्या है कि इसमें तुम नंबरिंग नहीं कर रहे, इसमें तुम मेंशन कर रहे हो कि यार कुछ, इसे तुम डॉट लगा के मेंशन कर रहे हो, या सर्कल बना के मेंशन कर रहे हो, या फिर डैश बना के, जैसे मैंने यहाँ पर डैश से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, ये मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में क्या हो गया, तुमने ठीक नंबरिंग है। यूज़ कर ली 1 2 3 4 इस तरीके से, या फिर ABCD तुमने यूज़ कर लिया, या फिर तुमने कोई रोमन नंबर यूज़ कर लिए, जैसे कि 1, ये हो गया तुम्हारे पास 2, ठीक है, 3। तुम प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तुम उसमें पेज नंबरिंग करते हो, तो तुम क्या करते हो कि प्रोजेक्ट भी तुम बना रहे हो MS वर्ड में, सपोज़ MS वर्ड में तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो तुम उसमें जहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल प्रोजेक्ट चालू होता है, स्टार्टिंग में तुमने सपोज़ इंट्रोडक्शन और रेफरेंसेस और टेबल ऑफ कंटेंट, वो सब चीज़ें तुमने लिखी हुई है, तो उसके नीचे तुम रोमन नंबर्स की फॉर्म में नंबरिंग करते हो। और जब तुम्हारा एक्चुअल कंटेंट चालू होता है, जैसे कि तुमने पहला चैप्टर चालू किया अपना इंट्रोडक्शन टू HTML, या फिर इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, फिर तुमने नेक्स्ट चैप्टर लिया सपोज HTML, बेसिक्स ऑफ HTML। ठीक है, तो उस तरीके से फिर तुम वहाँ पे 1 2 3 4 की फॉर्म में नंबरिंग करते हो। तो मतलब डिफरेंट तरह की नंबरिंग्स हम जो करते हैं, सेम वे भी हम यहाँ पे ऑर्डर की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब नंबरिंग का तो मैं बता रहा हूँ कि तुम कहीं सोचोगे यार हम तो नंबरिंग सिर्फ 1 2 3 4 में करते हैं, नहीं, काफ़ी बार हम ABCD में भी करते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 1A 1B, 1 का A पार्ट, 1 का B पार्ट, ठीक है, इस तरीके से, या 1 1 की फॉर्म में नंबरिंग करते हैं 1 2। इसका मतलब ये होता है कि 1 तुम्हारा सपोज चैप्टर है, उसके जो फर्स्ट इमेज है उसको हमने 1 1 से कह दिया, या 1.1 भी कह देते हैं, कभी कभी 1.2 भी कह देते हैं। समझ रहे हो? तो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबरिंग है जो कि तुम काफ़ी बार अपने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो ठीक गया है। तुम्हारी अनऑर्डर लिस्ट। मैंने तुम्हें बता दिया कि इसमें हम डॉट की फॉर्म में, डैश की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई तुम्हारी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब बनाते कैसे हैं, तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या हो गया हमारे पास, UL, इसका टैग हो गया। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या हो गया, OL, इसका टैग हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज़ हमें ये वाली लिस्ट बनानी है। मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ पे देखो, फ्रूट लिख लो, यहाँ पे फ्रूट लिख लो। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे लिए फ्रूट 1, यहाँ पे तुमने एप्पल लिख दिया, और सपोज़ यहाँ पे तुमने बनाना लिख दिया। ठीक है, फिर तुमने यहाँ पे लिखा दूसरा, फिर यहाँ पे लिखा वेजी टेबल, फिर तुमने यहाँ पे लिख दिया सपोज़ वेजिटेबल में लिख दो लेडी फिंगर लिख दो। ठीक है,
यहाँ पे हो गया तुम्हारा कैबेज या कैरेट, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया। अगर तुम्हें इस तरह की लिस्ट बनानी है तो वो तुम कैसे बना सकते हो? मैंने तुम्हें यहाँ पे दो चीज़ समझा दी कि जब भी तुम ऑर्डरिंग की फॉर्म में लिखते हो तो ये तो तुम्हारे पास हो जाएगा ऑर्डर लिस्ट। जब तुम इस तरह की फॉर्म में लिखते हो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब हर एक ऑर्डर लिस्ट हो चाहे अनऑर्डर लिस्ट हो, तो वो बेसिकली जैसे हमने तुमने टेबल यूज़ करा था, टेबल का हमने क्या किया था? आउटर टैग यूज़ किया था हमने। जैसे कि हम आउटर वाले को क्या कह रहे थे? टेबल कह रहे थे। उसके अंदर के कंटेंट को हम सबसे पहले रो कह रहे थे। फिर हम यहाँ पे कह रहे थे टेबल ये हेडिंग है, ये इसको हम कह रहे थे टेबल का डेटा है ये। सिमिलरली इस पर क्या होता है हमारे पास? जो भी तुमने लिस्ट बनाई, जैसे तुम सबसे पहले नंबरिंग वाली लिस्ट देखो, तुमने यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग करनी है। तुमने यहाँ पे लिखा फ्रूट, दूसरा तुमने लिखा वेजिटेबल, ठीक है। तो इसका क्या होगा? जो आउटर वाला जो पोर्शन हो गया उसको तुम कहोगे कि भैया ये ऑर्डर लिस्ट है, वो उसका आउटर टैग है। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो क्या कहलाएगा हमारे पास? लिस्ट आइटम। लिस्ट का जो भी आइटम है, मतलब इस ऑर्डर लिस्ट का जो आइटम है वो कहलाएगा लिस्ट आइटम। समझ गए? तो ठीक तुम्हें है। अब सिर्फ ये वाली टेबल बनानी है, तो तुम कैसे बनाओगे? तुम यहाँ पे लिखोगे ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसके अंदर तुम टैग बनाओगे कि सबसे पहला टैग हो गया तुम्हारे पास लिस्ट, LI का मतलब क्या हो गया? लिस्ट आइटम। फिर तुम यहाँ पे लिख दोगे फ्रूट का नाम, सपोज तुमने यहाँ पे लिख दिया, हाँ तुमने यहाँ पे क्या किया? फ्रूट नाम लिख दिया और इस लिस्ट आइटम वाले टैग को क्लोज कर दिया। ओके। सेकेंडली तुमने एक और बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया वेजिटेबल, वेज, और इस आइटम को क्लोज कर दिया। और तुम्हारी जब ये लिस्ट कंप्लीट होगी तो तुमने ऑर्डर लिस्ट को भी क्लोज कर दिया। नंबरिंग का जो तरीका है ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? ये वाला टैग जो है, जब तुमने ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया है तो ऑटोमेटिकली वो अपने लिस्ट आइटम्स को नंबरिंग प्रोवाइड कर देगा। तुम्हें ऐसे 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। ठीक है। ठीक अब है। सेकंड बेसिकली क्या है कि जैसे तुम्हें कोई सा प्रोजेक्ट दिया जाए, अब तुम कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में काम कर रहे हो, तुम्हें कोई प्रोजेक्ट दिया गया, सपोज यू मेक एन ऐप फॉर पेमेंट, या फिर मेक एन ऐप फॉर जोमेटो टाइप कुछ फूड डिलीवरी ऐप बनानी है। तो तुम ऐसा नहीं कि सोचोगे पूरी ऐप मैं कैसे बनाऊँ। सबसे पहले उस ऐप को अलग अलग प्रोजेक्ट्स, मतलब अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में ब्रेक करो, ठीक है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट होगा कि मुझे फ्रंट एंड बनाना है, दूसरा हो गया बैक एंड। और फ्रंट एंड को ब्रेक करो कि हम कितने पेजेस बनाएंगे। पहला बनाएंगे हम लैंडिंग पेज, दूसरा बनाएंगे हम कैटलॉग पेज। लैंडिंग पेज मतलब जो भी पहले तुम्हारी वेबसाइट खोलेगा उसको किस तरह का पेज दिखेगा। तीसरा हो गया तुम्हारा लॉगिन पेज, जब लॉगिन करोगे तो तुम्हें किस तरह का लेआउट दिखेगा। फिर पेजेस में ब्रेक कर दिया। फिर उन इंडिविजुअल पेजेस को तुम छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करो। जैसे कि ये हमारा सेक्शंस हो गए, है ना, कि यहाँ पे हम अपनी ब्रांड का नाम दिखाएंगे, ऊपर हम कहीं पे नैव बार दिखाएंगे। नैव बार मतलब समझते हो? पता है। नैव बार का मतलब होता है जैसे कि तुम्हारा पास जैसे ये हो गया ना ये पूरा, ठीक है, ये ठीक है। कहलाता है नैव बार कहलाता है। कि ये हो गया तुम्हारा मेन्यू टाइप हो गया कुछ छोटा सा, ये तुम्हारा कंटेंट लेआउट हो गया, ठीक है। तो तुम क्या करते हो? बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे प्रोजेक्ट में ब्रेक करते हो। तुम्हें मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा, ये एक समझ लो बड़ा क्वेश्चन है, उसको तुम छोटे छोटे क्वेश्चन में ब्रेक करो। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर लिस्ट, तो तुमने पहले ऑर्डर लिस्ट फॉर्म करी। अब इस तरीके से हम क्या करते हैं? अनऑर्डर लिस्ट फॉर्म करते हैं। तो कैसे फॉर्म करेंगे? यूएल टैग का यूज़ करेंगे। उसके नीचे हम यहाँ पे लिस्ट आइटम, इसमें भी सेम होता है हमारे पास, आइटम को डिनोट करने के लिए लिस्ट आइटम, ठीक है। बस यहाँ पे टैग्स अलग है कि भाई ये ऑर्डर लिस्ट है चाहे अनऑर्डर लिस्ट है। उसके अंदर जो कंटेंट है वो हमारे पास लिस्ट आइटम के थ्रू ही डिनोट करते हैं हम। तो ये तुमने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे लिख दिया बनाना, इसको तुमने क्या करी? यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे तुमने यूएल को क्लोज कर दिया। अब तुमने ये वाली लिस्ट को भी फॉर्म कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है कि फ्रूट और वेजिटेबल के बीच में हमें ये वाली लिस्ट को डालना है। समझ रहे हो? समझे ठीक बात है। को? तो अब ये क्या हो जाएगा? ये जो फ्रूट फ्रूट जो है, ये फ्रूट जो है इसका जो कंटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक चालू हो रहा है? यहाँ से यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका कंटेंट। तो अब क्या होगा हमारे पास? फ्रूट और वेजिटेबल के बीच में, तो मतलब फ्रूट के अंदर का जो कंटेंट आएगा, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा और गैप आ रहा है, ऐसा नहीं कि इसके नीचे ही आ गया जस्ट, समझ रहे हो? थोड़ा अंदर ठीक की है। तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रूट का ही पार्ट है, फ्रूट की ही कैटेगरी है, मोर फर्दर कैटेगरी है। तो अब तुम क्या करोगे? फ्रूट का जो क्लोजिंग टैग है LI, उसके अंदर उससे जस्ट पहले ये कंटेंट तुम ये डाल दोगे। समझ गए? मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको वो ठीक करके है। दिखाता हूँ, जैसे कि थोड़ा मूव करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो,
ये तुम्हारा था, ठीक है। ठीक है। और इसका जो तुम्हारा ये एल आई वाला टैग है, इसको तुम यहाँ की जगह यहाँ क्लोज करोगे। समझ गए? ये देखो कंप्लीट लिस्ट आइटम तुम्हारा चालू हुआ, फ्रूट तुमने नाम रखा, उसके बाद तुमने यूएल टैग डाला और फिर तुम्हारा फर्दर जो कंटेंट है वो यहाँ पे चालू हो गया। सिमिलरली इसको कॉपी करके तुम यहाँ के इसके नीचे यहाँ पे तुम ये लेडी फिंगर वेजिटेबल्स वगैरह इसकी भी ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। समझ गए किस तरीके से बनाना है? ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी नाम का एक टैग होता है हमारे पास, ठीक है। जनरली कोई इतना कोई इसको यूज़ करता नहीं है, पर फिर भी एक बार तुम देख ही लो। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है हमारे पास, कभी कभी कुछ हम चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम डी एल टैग का यूज़ कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे डी एल हो गया, उसके बाद यहाँ पे डी टी हो गया हमारे पास, ठीक है, और डी डी हो गया, डेटा हो गया, और ये शायद इसकी नाम क्या होता है देख लेते हैं एक बार। दिस इज़ कॉल्ड दी टैग दैट डिफाइन द टर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टैग हो गया ये हमारे पास, और ये डिस्क्रिप्शन का डेटा हो गया, ठीक है। इतना वो यूज़ होता नहीं है ये, बस तुम लिस्ट टैग को ढंग से थोड़ा याद रखो, ठीक है। ये तुम्हारे पास होगी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो तुम्हें मैंने बता दिया किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। उसके अंदर तुम और भी स्टाइलिंग दे सकते हो, तो स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करके लिस्ट स्टाइल टाइप यूज़ कर लो। तो तुम यहाँ पे डिस्क, अभी तुमने देखा कि हमने यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता ना ये, ठीक है, ये डिस्क तुम्हें मिल जाएगा। इसको तुम यहाँ पे कर दोगे सर्कल, सर्कल शायद होता है या नहीं होता वो देखना पड़ेगा एक बार। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा सर्कल, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये देखो सर्कल ये बन जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। इस सर्कल टाइप की ठीक तुम है। यहाँ पे डिनोटेशन यूज़ कर सकते हो, स्क्वायर टाइप की यूज़ कर सकते हो, है ना। और तुम्हें कुछ भी नहीं यूज़ करना तो तुम नन भी लिख सकते हो, ये तुमने नन लिख दिया, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब ये देखो, तुम्हें मैंने बताया था नेस्टेड वाला किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये दिख रहा है तुम्हें एल आई, इसके अंदर तुमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, ठीक है। ये देखो, ठीक ठीक है, एकदम ठीक है। समझ गए ना। आ गया। तो हमने उस प्रीवियस वाला एग्जाम्पल के थ्रू देख के एक कंप्लीट एग्जाम्पल हमने देख लिया किस तरीके से हम बना सकते हैं। और कुछ और भी प्रॉपर्टीज सी एस एस के थ्रू तुम इसको चेकआउट करके दे सकते हो। जैसे तुम नैव बार बना सकते हो, देखो नैव बार तुम्हें बना दिया पूरा नेविगेशन बार, जैसे तुमने यहाँ पे अभी देखा था ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तुमने नैव बार बना दिया। ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल तुम्हारे पास आ गया, ऐसा नहीं कि तुमने इसको वर्टिकल लाइन में किया है, इसको तुमने हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया विद दी हेल्प ऑफ सी एस एस। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के हमने इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट किया हुआ है, समझ गए। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। ऑर्डर लिस्ट भी तुम ऑलरेडी जानते हो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ आ जाएगी। अगर तुम यहाँ पे मेंशन कर दोगे ऑर्डर लिस्ट टाइप इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 2 3 4 वाली हो जाएगी। टाइप इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए, तो कैपिटल ABCD वाली लिस्ट हो जाएगी तुम्हारे पास। स्मॉल ए हो जाएगी। आई, कैपिटल आई डिनोट कर दोगे, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास, रोमन नंबर हो गया, ठीक है, अपर केस रोमन ठीक नंबर। है। स्मॉल आई मतलब लोअर केस रोमन नंबर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके साथ साथ तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि तुम्हें काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। सपोज 1 2 3 4 तो क्या है हमारे पास, टाइप जो है वो डिफ़ॉल्ट रहता है हमेशा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टाइप क्या रहता है, ऑर्डर लिस्ट। अगर तुम बिना किसी टाइप एट्रीब्यूट के यूज़ करोगे तो वो होगा हमारे पास 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी। बट अगर तुम चाहते हो उसकी स्टार्टिंग जो होगी किसी पर्टिकुलर नंबर से हो, जैसे 50 से हो यहाँ पे, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 से चालू होगी नंबरिंग, देख रहे हो। अगर तुमने ठीक टाइप है। कर दिया रोमन नंबर, तो रोमन नंबर भी फिर 50 से चालू हो जाएंगे तुम्हारे पास। 50 को अपन एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है। नेस्टेड HTML तुम्हें ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, ठीक है। अदर टाइप ऑफ लिस्ट में तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऑलरेडी तुम देख चुके हो इस तरीके की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं तुम्हें ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ कि क्या है ये, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कि सपोज तुम्हारी पेज है, उसकी पूरी की पूरी विड्थ को कवर करते हैं, उसको हम कहते हैं दीज आर ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक टैग्स, जैसे कि तुम्हारा पैराग्राफ टैग हो गया, डिव टैग होता है। डिव टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है, ये तुमने अभी तक शायद पढ़ा नहीं है, बट तुम डिव टैग यूज़ करते हो। डिव का मतलब क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब हो गया तुम्हारे पास एक तरह से समझ लो किसी पर्टिकुलर एरिया। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टैग है, ये मोस्टली तुम्हें हर जगह यूज़ होता दिख जाएगा, हर जगह, ठीक है। अभी तुम ये समझ लो
कि तुम जनरली पैराग्राफ टैग को भी डिव टैग के अंदर ही डालते हो, ताकि तुम एक कंटेंट का एरिया स्पेसिफाई कर पाओ। ठीक है, इसको थोड़ा देर बाद में समझते हैं, पहले तुम ये समझो कि टैग्स होते हैं दो तरह के। एक तो होता है ब्लॉक लेवल टैग और होता है इनलाइन टैग। इनलाइन का मतलब क्या होता है, जितना उस तुमने कंटेंट लिखा, सपोज तुमने लिखा जय इज़ रनिंग, तो अब तुमने इतना कंटेंट लिखा, तो वो सिर्फ इतना ही एरिया खाएंगे, इतनी विड्थ को छोड़ देंगे। समझ गया? उसको हम ठीक कहते है। हैं इनलाइन टैग। दूसरा क्या होगा, ब्लॉक लेवल टैग, जो कि चाहे तुमने जय इज़ रनिंग यहाँ पे लिखा होता, ठीक है, जय इज़ रनिंग, तुमने चाहे कंटेंट एरिया इतना सा ही खाया, पर वो जो विड्थ है, वो टैग जो है वो पूरी की पूरी विड्थ को कवर करेगा। उसको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट या टैग। तो यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर रखा है, जैसे कि पी टैग हो गया, तुम्हारा डिव टैग हो गया, दीज आर ब्लॉक लेवल टैग हो गया हमारे पास। और कौन कौन से ब्लॉक लेवल टैग हो गए तुम्हारे पास, एड्रेस टैग हो गया, डीएल हाइट वाले टैग हो गए, ऑर्डर लिस्ट हो गया, वीडियो हो गया, ये बहुत सारे टैग्स हैं। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम याद रख लो कि ज़्यादातर सभी टैग्स जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं। कुछ कुछ टैग्स जो होते हैं जो कि हमारे पास इनलाइन टैग्स होते हैं, वो तो जैसे कि स्पैन हो गया। स्पैन क्या हो गया हमारे पास, जैसे तुम यहाँ पे देखो, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये पैराग्राफ टैग है, तुम पैराग्राफ टैग ने इतना पूरा एरिया सपोज कवर किया हुआ है, मतलब इसने कितना कवर किया होगा, इससे पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब तुमने ये कि इसके अंदर स्पैन नाम का एक टैग यूज़ कर लिया, जिसमें तुमने कुछ डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह दे दी। तो स्पैन का मतलब क्या हो गया कि हम इतना ही एरिया यूज़ करेंगे जितना चाहिए। ठीक है, तो इसको पैराग्राफ टैग ने पूरा कितना कवर किया, यहाँ से लेकर एंड तक, और स्पैन ने कितना कवर किया, सिर्फ इतना कितना। अगर तुम इसके अंदर, मैं स्पैन को यहाँ पे चेंज करके लिख देता पैराग्राफ, ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या होता, दिख रहा है? ठीक है। इसने ये पूरा एरिया कवर कर लिया। ठीक है, और ये नेक्स्ट लाइन से चालू हुआ। तो इनलाइन टैग हो गया एक तो, कि वहीं उसी लाइन से चालू होंगे जिस लाइन में तुमने उसको कंटेंट को लिखा है। दूसरा क्या हो गया कि वो उतना ही एरिया खाते हैं जितना कि उन्हें ज़रूरत है। समझ गए? तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है, इसको याद रखना। स्पैन नाम का टैग हम काफ़ी बार यूज़ भी करते हैं। ये तुम्हारा एंकर टैग हो गया, बटन टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, इनलाइन टैग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात ठीक करते है। हैं क्लासेस के बारे में। तो क्लासेस जो हैं वो एक तरह से समझ लो कि एक कॉमन टेम्पलेट है, जो कि तुम हर एक, जिससे तुम हर एक टैग को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या सीएसएस स्टाइल्स कुछ प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास सीएसएस की ही कॉन्सेप्ट है, बट अभी तुम यहाँ पर थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लो कि क्या चीज़ है। दो चीज़ होती है हमारे पास मेन थिंग, जो कि हर एक टैग के पास होती है। एक होती है तुम्हारे पास क्लास, दूसरी होती है तुम्हारे पास आईडी। ठीक है, आईडी तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था, कल हमने एक वो देखा था ना कि एंकर टैग से किस तरीके से हम सेम पेज पे ही किसी पर्टिकुलर आईडी पे जा सकते हैं। एक तो मैं शायद मैंने तुम्हें कल ठीक तुम्हें है। दिखाया था। तो वही हमारे पास हाँ, आईडी हो याद है। जाएगी। आईडी तुम ऑलरेडी जानते हो कि ये यूनिक होती है हर जगह, हर एक टैग की ये यूनिक आईडी तुम खुद से डिफाइन कर सकते हो, पर वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा, कन्फ्यूजन आएगी कि भाई तुमने सेम आईडी को दो दो बार यूज़ कर लिया। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। सही सही है। दूसरा होता है हमारे पास क्लासेस। क्लासेस क्या होती है हमारे पास, कि तुम किसी पर्टिकुलर टैग को, सपोज तुम्हारे पास ये वाला टैग है, पैराग्राफ टैग है, तुम्हारे पास ये डिव टैग है, तुम चाहते हो यार इन दोनों का ना, मैं बैकग्राउंड कलर जो है उसको मैं सेट कर देता हूँ रेड पे। अब एक तरीका तो क्या है कि तुम यहाँ पे इसके जो डिव टैग है इसके अंदर यहाँ पे क्या करोगे, स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट दोगे। ठीक है, जिसके अंदर तुम यहाँ पे मेंशन करोगे बैकग्राउंड कलर इस तरीके से, और यहाँ पे कर दोगे तुम रेड। ठीक है, और यहाँ सही पे है। तुम कंटेंट लिखोगे अपना। और सेम केस तुम यहाँ पे करोगे, यहाँ पे भी तुम यहाँ पे सेम चीज़ लिखोगे, इसका इसको हम यहाँ पे हटा के यहाँ कर देते हैं, और यही तुम सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन करोगे। अब तुम चाहते हो कि सही यार है। मैं दो दो बार इसको लिखूँ। अब ऐसे इस तरीके हो सकते हो तुमने बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर रखी हो, चार पांच बैकग्राउंड कलर दे रखा हो, बॉर्डर कलर दे रखा हो, बॉर्डर रेडियस दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो। अब तुम चाहोगे यार मैं पाँच ये सब दोबारा कॉपी कर करके बार बार लिखूँ, इससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ कि इन सब जो स्टाइल्स हैं, ये जो स्टाइल तुमने यहाँ मेंशन किया है, इसको मैं एक क्लास के अंदर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया भैया बैकग्राउंड कलर रेड।
बस। अब ये तुमने क्लास का नाम जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। सपोज़ क्लास के नाम में जब भी तुम क्लास का नाम डिफ़ाइन कर रहे होते हो तो उससे सबसे पहले तुम उसको डॉट से स्टार्ट करते हो, ठीक है। डॉट डॉट तुमने सपोज़ यहाँ पे नाम लिखा BG, ठीक है। और इसके बाद तुमने ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों को स्टार्ट कर दिया करली वालों को। उसके अंदर तुमने इसका जितने भी स्टाइल्स तुम्हें मेंशन करनी है वो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, दूसरी स्टाइल तुम इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, जहाँ पे भी तुम्हें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है बैकग्राउंड कलर वाली, तो वहाँ पे तुम क्या करोगे, उस टैग के वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे तुम ये मेंशन करोगे क्लास इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे तुम क्लास का जो नाम तुमने रखा था ना, नाम डिनोशन करने के लिए, तो हम बताने के लिए कि भैया ये क्लास का नाम है, जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, तब तो हम ये लिखते हैं, ठीक है। और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो सिर्फ क्लास का नाम लिखते हैं विदाउट एनी डॉट। ओके, समझ आ गया। सही है। तो जब भी हम डिफ़ाइन करेंगे तो डॉट के नाम, डॉट सबसे पहले आगे लगाएंगे, तभी वो माना जाएगा कि भाई ये क्लास का नाम है, और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके अपन इसकी प्रॉपर्टीज को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और जब भी हमें इसको यूज़ करना है तो डायरेक्टली हम क्लास का नाम डाल देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे किया हुआ है। जैसे अब तुम यहाँ पे देख के मुझे बताओ कि क्लास का नाम क्या है। यहाँ पे सिटी नाम है, और जहाँ यहाँ पे भी हमने सिटी वाली जैसे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, वहाँ पे मैंने क्या किया, सिटी क्लास इज इक्वल्स टू सिटी, इस तरीके से कर दिया। 2 बार यूज़ किया, 3 बार यूज़ किया। अगर मैं इसको नहीं यूज़ करता तो मेरे को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉपी करके स्टाइल नाम का जो टैग है वो यूज़ करना पड़ता, और उसके अंदर इसे प्रॉपर्टीज़ डालनी पड़ती, तो काफ़ी बार कॉपी करना पड़ता। इसकी वजह हमने कॉमन लेके लिख दिया, ठीक है। सही। समझ गए। और ये याद रखना कि ये क्या है, हमारे पास जो CSS है, CSS जो होती है वो हमारे पास हम हेड के टैग के अंदर लिखते हैं। हेड के टैग के अंदर हमारे पास 2 चीज़ होती हैं, एक तो टाइटल हो गया तुम्हारा, और दूसरी क्या होगी, CSS होगी हमारे पास। और कोई लिंक हम यूज़ करते हैं, जैसे कि तुमने कोई स्टाइल शीट को लिंक किया, कल तुम्हें मैंने लिंक टैग बताया था ना, लिंक टैग रिलेशन वाला। हाँ, रिलेशन वाला, वो भी तुम हेड में ही लिखते हो, ठीक है। इसमें कोई फॉन्ट इंपोर्ट करने थे, मैंने तुम्हें कल दिखाया था कि गूगल फोन्स होते हैं हमारे पास, याद है। सही है। तो इस तरीके से तुमने यहाँ पे, क्योंकि तुम CSS को डिफाइन करो तो तुम इसे स्टाइल नाम का टैग बनाओगे ऊपर, और उसी के अंदर यहाँ पे क्लासेस वगैरह को तुम लिखोगे और उसी के अंदर सब चीज़ों को डिफाइन करोगे, ठीक है। इसको हम डीपली जब समझेंगे CSS में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास ID एट्रीब्यूट। तो ID एट्रीब्यूट सबके पास होता है, तो तुम यहाँ पे ID दे सकते हो। अब तुमने क्या किया कि H1 को यहाँ पे ID प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि यार सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल लो, मैं एक और यहाँ पे एक H1 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 H1 है। अब तुम चाहते हो कि यार मेरे को सिर्फ जो पहला वाला H1 है उसी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ या स्टाइल्स देनी है। एक तरीका तो क्या है कि यहाँ पे मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट बना लूँ और वहाँ पे वो इसे प्रॉपर्टीज़ को मेंशन कर दूँ। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसकी जो यूनिक ID है उसको यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि है तो यूनिक, ठीक है। तो उस यूनिक ID को मैंने यूज़ किया। जब भी हम ID लिखेंगे तो उसके आगे हम हैशटैग डालते हैं, जैसे क्लास के आगे अपन डालते हैं डॉट, ID लिखेंगे तो उसके आगे हम डालेंगे हैशटैग, ठीक है। और उसके सही अंदर है। हम यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले H1 पे लगेगी, इस वाले H1 पे नहीं लगेगी, ठीक है। ये देखो, इस वाले पे नहीं लगेगी, इस वाले पे ही लगेगी, ठीक है। तो ID के थ्रू भी हम किसी पर्टिकुलर टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम दे सकते हैं, ठीक है। ID के आगे हमेशा हैशटैग लगेगा। जहाँ पे भी तुम्हें हैशटैग लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि वो एक ID को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास। नेक्स्ट अपन, ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ। आई फ्रेम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई फ्रेम क्या होता है हमारे पास कि बेसिकली हमने एक पर्टिकुलर पोर्शन बना लिया जहाँ पे कि तुम किसी पर्टिकुलर URL को खोल के देखना चाहते हो कि इसमें है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो, तुम एग्जांपल देखो, इसके थ्रू समझ में आएगा। तो आई फ्रेम हमारे पास इस तरह का टैग होता है। ये काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ होता नहीं है, मतलब तुम बस एक रेफरेंस के लिए रख लो, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें तुम्हें कुछ मतलब कुछ एक अलग सा वेब पेज, अब क्योंकि ये ऑलरेडी एक वेब पेज है, अब वेब पेज के अंदर हम वेब पेज एक और दिखा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरी वेबसाइट ही तुम्हें खुल दी। यहाँ पे CSS खोलोगे, CSS खुल रही है, जावास्क्रिप्ट खोलोगे,
ठीक है, मतलब कि तुम्हें वेबसाइट के पेज के अंदर एक और वेबसाइट खोलनी है, कोई यूआरएल खोलना है, कोई वीडियो खोलनी है, तो उसके लिए तुम यहाँ पे आई फ्रेम नाम का टैग यूज़ करते हो, जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं। तो सोर्स मतलब कि इसका यूआरएल, और दूसरा हो गया टाइटल, जहाँ पे तुम इसका नाम दे सकते हो कि भैया ये किस चीज़ के बारे में है। समझ गए? ठीक। और प्रॉपर्टी दे सकते हो कि भाई इसका हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है कि ये पूरा पेज को घेर नहीं रहा, इसमें हमने कोई हाइट और विड्थ सेट कर रखी है इसके पर्टिकुलर बॉर्डर की, ठीक है, तो उतना सही वो पोर्शन घेर रहा है हमारे पास। समझ गए? बॉर्डर को रिमूव करना है तो तुम यहाँ पे स्टाइल बॉर्डर नन कर दो, यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल एक देख लो यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया हमारे पास आई फ्रेम, ठीक है। इसमें तुमने कुछ जो डेमो आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल नाम की जो तुम्हारी फाइल कहीं पड़ी होगी तुम्हारे लोकल सिस्टम पे, उसको तुम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे सोर्स में डाल दिया है, बॉर्डर दे दिया है, टाइटल दे दिया है, ये सब तुमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। टारगेट फॉर अ लिंक, टारगेट तुमने एट्रीब्यूट तुम्हें मैंने कल बताया था, एंकर टैग में बताया था। अंडरस्कोर हम ब्लैंक यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वो दूसरे पेज पे जाके खुल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट नाम का एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे, इसमें क्या क्या रखा है हमने, एंकर टैग बनाया है, उसके अंदर हमने एक यूआरएल प्रोवाइड किया है और टारगेट डाला है कि भाई ये वाला एंकर टैग जो है तुम्हें जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसको कहाँ पे खोलना है, आई फ्रेम ए में खोलना है, ठीक है। आई फ्रेम अंडरस्कोर ए, और आई फ्रेम अंडरस्कोर है क्या, ए क्या है, क्या इस आई फ्रेम का नाम है। तो हमने इस आई फ्रेम को यूज़ करने के लिए इसके नाम की एक प्रॉपर्टी यूज़ करी है जो कि आई फ्रेम अंडरस्कोर ए था, तो उसको टारगेट रख दिया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये खुल जाएगी वेबसाइट। समझ गए? ठीक 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 अगर है। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ कर देता तो उसमें क्या होता है कि वो एक नेक्स्ट टैब पे खोल देता, ठीक है। अंडरस्कोर सेल्फ यूज़ कर देता था तो वो यहीं पे कहीं खोलने की कोशिश करता नीचे की तरफ। समझ रहे हो? ठीक ठीक तो है। इस तरीके से आई फ्रेम काम करता है तुम्हारा। बस तुम्हें याद रखना है कि आई फ्रेम नाम का कोई टैग भी होता है और उसको हम कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो तुम गूगल पे आओगे और जब भी तुम यूज़ करोगे तो W3 वेबसाइट, W3 स्कूल की वेबसाइट खोल के तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होती है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को भी अभी तुम याद रख लो कि जावास्क्रिप्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी HTML पेज में। कुछ बटन्स पे क्लिक करने पे कोई एक्शन दिखाना है, ऐसे मुझे बटन पे क्लिक करूँ तभी मेरे को टाइम और डेट को डिस्प्ले करवाना है, जैसे कि ये मैंने क्लिक किया तभी डिस्प्ले हुई, बिना बटन पे क्लिक किया और डिस्प्ले नहीं हो रही ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर तुम डायरेक्टली HTML से बनाओगे तो तुम्हें वो 100% डिस्प्ले होता हुआ मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हो। पर अगर तुम चाहते हो कि किसी बटन के क्लिक पे ही डिस्प्ले हो तो उसलिए तुम यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे। इसको हम डीपली समझेंगे बाद में। अभी तुम ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट जब भी तुम लिखते हो तो वो तुम क्या करते हो, जब बॉडी एंड होने वाली होती है ना, जब तुम्हारी बॉडी एंड होने वाली होती है उससे जस्ट ऊपर तुम मेंशन करते हो, ठीक है। तुम्हारी CSS को तुम कहाँ लिखते हो, तुम्हारी CSS को तुम लिखते हो हेड वाले टैग के अंदर, और जावास्क्रिप्ट को कभी भी तुम मेंशन करोगे तो तुम बॉडी के क्लोजिंग टैग जो है उसके ऊपर मेंशन करोगे, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न होता है कि उसका रीज़न ये है कि तुम्हारा जो कंटेंट है, पहले HTML वाला कंटेंट है तुम्हारा लोड, ये बेसिकली जो HTML का कंपाइलर है ये वर्क कैसे करता है, ब्राउज़र इसको कंपाइल कैसे करता है या उसको मतलब रन कैसे करता है, वो लाइन बाय लाइन रन करता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर रन करेगा। अगर तुमने पहले ही स्क्रिप्ट टैग डाल दिया तो क्या हो जाएगा, कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे तुमने ये कहा है कि भाई जब पेज ओपन हो तब मुझे ये वाला कंटेंट दिखाना है। सपोज तुमने कोई ऐसी कंडीशन रखी जब पेज ओपन हो ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर कंटेंट तुम्हें शो करना है, तो उसमें तुमने इनिशियल में अगर तुमने डाला, दो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, जो तुम्हें बता रहा हूँ समझ में आ रही है। हाँ। दो तरीका है, एक तो तुम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को तुम हेड के अंदर घुसा दो या टॉप पे कहीं पे लिख दो, ठीक है, बॉडी के अंदर टॉप पे लिख दो कहीं पे, या फिर जावास्क्रिप्ट को बॉडी के एंड में लिखो बिल्कुल। तो अगर तुम टॉप पे लिखोगे उससे तुम्हारा डीमेरिट क्या है उसको समझते हैं पहले। अगर तुम्हारी एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल सी है या ना कुछ कर नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सपोज तुमने कोई ऐसा एक्शन लिया कि भाई जब भी तुम्हारा पेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली एक जो डिव है वो यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। तो तुम्हारा जो ब्राउज़र है उसने तुम्हारे कंटेंट को रीड करना चालू किया, तुम वो यहाँ पे आया, एक लाइन आई, उसको यहाँ पे मिला कि यार अब ये वाला पेज जो है उसके अंदर ये जो डिव है उसको डिस्प्ले करा दो। अब क्योंकि इस ब्राउज़र ने इसके नीचे का कंटेंट तो पढ़ा ही नहीं, सपोज तुमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आईडी, जो R नाम की आईडी है उसको डिस्प्ले, उस वाले टैग को तुम डिस्प्ले करा दो। R नाम की आईडी वाला टैग घेरा,
अब ब्राउज़र को तो जब वो यहाँ पे पहुँचा उसको तो यही नहीं पता कि भाई आर नाम की आईडी वाला टैग है कहाँ पे, वो तो नीचे था ना। जब वो उसको यहाँ तक रीड करेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि आर नाम की आईडी वाला टैग कौन सा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नीचे लिखते हैं। इस पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे जब बॉडी क्लोज होने वाली होगी, ताकि वो जब पहले आए वो रीड कर ले कि अच्छा ये आर नाम का टैग यहाँ पड़ा हुआ है। फिर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई आई डी इज इक्वल्स टू आर नाम के टैग वाले को ओपन कर दो, क्योंकि पेज लोड तभी होगा। फिर उसके बाद डायरेक्टली वो उसको लोड कर देगा। समझ गए? डीमेरिट समझ गए? ठीक ठीक है। डीमेरिट इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई जावा स्क्रिप्ट को हम जनरली नीचे क्यों मेंशन करते हैं, ऊपर क्यों नहीं लिखते, तो उसका रीज़न ये होता है हमारे पास। लोडिंग वाला कोई एग्जांपल देके तुम बता सकते हो। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको अपन बाद में समझेंगे। अब बात करते हैं फाइल पाथ के बारे में। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी कल बता ही दिया था। अगर तुम डायरेक्टली नेम यूज़ कर लेते हो सोर्स के अंदर, तुम्हारा जो सेम फोल्डर में लोकेटेड होगी तो खुल जाएगी। ठीक है, तुम्हारे कोई फोल्डर बना हुआ है तुम्हारे, जिस भी फाइल में तुमने HTML फाइल बनाई है उसके अंदर एक फोल्डर है इमेजेस नाम का, उसके अंदर जाकर तुम्हारी इमेज रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये दोनों का मतलब हमारे पास ऑलरेडी सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, डॉट डॉट मतलब क्या होता है हमारे पास, बैक जाना। ठीक है, कि इससे प्रीवियस वाले फोल्डर में रखा हुआ है, ये भी मैंने तुम्हें कल बताया था, है ना। ठीक है। इस तरीके से इसको कहते हैं रिलेटिव फाइल पाथ। रिलेटिव फाइल पास हो गया तुम्हारे पास ये वाले। ये हो गया कि तुम्हें कोई नया कहीं से फेच करना है, URL से फेच करना है, तो तुम यहाँ पे इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये सब रिलेटिव फाइल पास हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हेड के बारे में। तो हेड ऑलरेडी जो तुम जानते हो, हेड टैग क्या होता है, कंटेनर फॉर मेटा डेटा। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई हमारे पास। हेड के अंदर तुम टाइटल रख सकते हो हमारे पास। ठीक है, स्टाइल रख सकते हो। ठीक है, लिंक रख सकते हो, ये तुम्हें मैंने कल बताया था ना, लिंक। ये तुम्हें कोई फाइल का लिंक करना है, मैं तुम्हें 3 तरह की चीज़ें बताई थी। एक बताई थी इंटरनल, एक हो गया इनलाइन, तीसरा हो गया हमारे पास एक्सटर्नल। ठीक है, ठीक है। मेटा टैग्स हो गए। मेटा टैग्स में क्या होगा कि भाई किस तरह का तुम करेक्टर सेट यूज़ कर रहे हो, कि मतलब तुम्हें पता है वो तो ना हमारे पास क्या एस्काई करेक्टर्स होते हैं, है ना। जावा ठीक के है। अंदर होता है ना एस्काई करेक्टर्स, इसमें तुम 1 2 3 4 की नंबरिंग करी होती है कि भाई 0 से लेकर 127 तक इसकी क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, है ना। तो उस तरीके के तुम बता सकते हो कि मेटा टैग के अंदर रख के कंटेंट टाइप इज इक्वल टू ये हो गया, कंटेंट टाइप कुछ ये हो गया। तो ये बेसिकली मेटा टैग जो होते हैं वो कहाँ पे काम आते हैं तुम्हें पता है? ये काम आते हैं जब भी तुम कहते हैं ना SEO कर रहे हैं भाई वेबसाइट का। तुमने बहुत सारी पोजीशंस देखी होंगी कि भैया हम वेबसाइट का ना SEO करते हैं, हम वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करते हैं इन दी क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, क्रोम के लिए हम उसकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। टॉप पे हम जब भी तुम सर्च करोगे हमारी वेबसाइट टॉप पे आएगी। अब वो वेबसाइट टॉप पे आएगी कैसे, उसका कॉन्सेप्ट जो रहता है वो कुछ जो है वो इस मेटा टैग से भी डिफाइन हो जाता है। मेटा टैग का यूज़ क्या है हमारे पास कि भाई जैसे तुम्हारा ये क्रोम ब्राउज़र है, अब इसको तो पता नहीं, ये पढ़ तो सकता नहीं कि तुम्हारी वेबसाइट, तुमने जो क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया, सपोज तुमने क्वेश्चन पुटअप किया व्हाट इज़ गूगल। ठीक है, तो किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया, तुम उसने उसका आंसर तुमने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बट गूगल उसको रीड थोड़ी करेगा। जो तुम्हारा क्रोम इंजन है वो उसको रीड थोड़ी करेगा। वो समझेगा कैसे कि भैया ये क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मैच कर रहा है। तो उसके लिए वो हर एक वेबसाइट का जो है वो मेटा टैग को रीड करता है, ये समझ लो। मेटा टैग को रीड करता है और उसके हिसाब से एक वो रैंकिंग डिफाइन करता है कि भाई इस वेबसाइट में मेरे हिसाब से ये जो कंटेंट है वो सबसे बेटर है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, बट अभी तुम ये समझ लो कि मेटा टैग का यूज़ वहाँ पे होता है। जो भी तुम्हें पोजीशन दिखे, कभी भी हम SEO करते हैं वेबसाइट के, वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है। ठीक है, वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, ना ही वो फुल स्टैक डेवलपर है, ना ही वो किसी चीज़ के डेवलपर है, ना ही वो UI UX इंजीनियर है। वो सिर्फ वो बंदे हैं जो कि वेबसाइट का थोड़ा बहुत कोड जानते हैं, HTML CSS जानते हैं, और उसके थ्रू वो उसके कंटेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल के कि भाई किस टाइप का कंटेंट है वो मेंशन कर देंगे मेटा टैग के अंदर। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट है ये, जैसे सपोज गूगल से रिलेटेड कंटेंट है तो गूगल की डेफिनेशन से रिलेटेड कंटेंट है ये। तो उस तरह के जो टैग्स हैं, जैसे यूट्यूब में हम टैग्स डालते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं, तो वो डिफाइन करना जो होता है ना वो मेटा टैग से हो जाता है। समझे? ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है, नेम डाल रखा है, कंटेंट डाल रखा है। भाई ये कंटेंट क्या है हमारे पास, फ्री वेब ट्यूटोरियल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे इस वेबसाइट पे। यहाँ पे हमने HTML CSS यूज़ करा है। कीवर्ड्स हो गए तुम्हारे पास, है ना, जिसम टैग यूज़ करते हैं ना, टैग कोई कीवर्ड कह सकते हो तुम, कि भाई इसमें जो मेजरली कीवर्ड यूज़ है अपनी वेबसाइट में वो ये सब चीज़ें हैं। ऑथर का जो नाम जो है वो ये नाम है। ठीक है, इस तरीके से तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। दिखेंगे नहीं तुम्हें ये सब कुछ भी चीज़ें, ये सब हम यहाँ पे ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रोम जो है
उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये डाल रहे हैं टैग्स की, ताकि वो रिलेट कर पाए कि किस चीज़ का कंटेंट इस वेबसाइट पे मिलेगा हमें, ठीक है, ताकि अपने अपने यूज़र को वो उस तरीके की बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिखा पाए, ठीक है। व्यू पोर्ट हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट है या किस तरह की वेबसाइट है, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कितना कंटेंट है, ठीक है, इस तरीके से। जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी जानते हो तुम, ठीक है। बेस एलिमेंट हो गया तुम्हारे पास, जो कि तुम बेस इस वेबसाइट का तुम डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये वेबसाइट का जो यूआरएल है वो ये है, जब भी तुमको इस पर क्लिक करेगा तो नए टैब में ही खुले वो हमेशा वेबसाइट ना। ऐसा कुछ कोई वेबसाइट क्या होती है कि जैसे तुमने क्लिक किया वेबसाइट पर वो नए टैब में जाकर खुलती हैं बजाय कि उसी टैब में खुलने के, है ना। तो वो सब तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो हेड के अंदर, ठीक है। लेआउट तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि वेबसाइट का तुम्हें लेआउट कैसे डिफाइन करना है, तुम ऑटोमेटिकली अपने टैग्स वगैरह यूज़ करके उसके लेआउट को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एक CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी होती है, फ्लोट तो तुम्हें ऑलरेडी मैंने अभी बताया नहीं है, शायद ये CSS से पढ़ाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है हमारे पास? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि हम ब्राउज़र में चलाएं तो ब्राउज़र के हिसाब से दिखे, जैसे दिख रहा है ये ब्राउज़र में तुम चलाओगे तो इस तरीके तुम्हें पूरी इमेज दिख रही है। अगर तुमने टैब में चलाया तो आधी इमेज दिख रही है और आधा कंटेंट दिख रहा है। मोबाइल में चला रहे हो तो ये तुम्हें छोटी सी इमेज दिख रही है, फिर कंटेंट चालू हो गया तुम्हारा। तो इसके हिसाब से हमें व्यू पोर्ट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं मेटा टैग के अंदर कि भाई ये इसका व्यू पोर्ट क्या है, कि भाई किस मेजरली किस डिवाइस के लिए वेबसाइट बनी है। बट क्या होता है कि हम CSS के यूज़ करके इसको मीडिया क्वेरी नाम की एक होती है, मीडिया नाम की एक, ये समझ लो अभी कि CSS की प्रॉपर्टी होती है, उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, अभी ये तुम्हें दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली मैं छोटा कर रहा हूँ, देखो ये छोटा कर रहा हूँ तो अपने आप कंटेंट जो है वो थोड़ा छोटा छोटा होता जा रहा है और ये तो पास पास आते जा रहे हैं, ठीक है। बट इससे भी बेटर कुछ वेबसाइट्स होती हैं यहाँ पे तुम्हें कंटेंट का लेआउट चेंज हो जाता है, थोड़ा नया बार छोटा हो जाता है, ठीक है। उस तरह की चीज़ें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। अभी तुम इसको लेके चलोगे इस तरह का कुछ भी होता है हमारे पास, ठीक है। कंप्यूटर कोड अगर तुम्हें लिखना है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से तुम्हें लिखना है तो तुम यहाँ पे कोड नाम का टैग भी यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट में ना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। KBD मतलब कीबोर्ड होता है हमारे पास। कीबोर्ड का तुम्हें कहीं पे इनपुट दिखाना ना कि भाई कीबोर्ड पे तुम्हें Ctrl+S प्रेस करना है, थोड़ा सा वो इटैलिक की फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में आ जाए कि भाई ताकि दिखे कि हाँ यार कंट्रोल प्रोसेस है, कीबोर्ड वाला है, ठीक है। तो KBD तुम यूज़ कर सकते हो टैग। स्पैम टैग हो गया फॉर पैराग्राफ आउटपुट, ठीक है। जैसे कि तुम चाहते हो कि यार ये इस तरीके से कंप्यूटराइज वे में आउटपुट दिखे कुछ हमें, तो हम तुम ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमेंटिक्स बेसिकली दो तरह के हमारे पास होता है, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक। सिमेंटिक एलिमेंट जैसे डिव और स्पैन हो गया हमारे पास, टेल्स नथिंग अबाउट द कंटेंट, ठीक है। ऐसे डिव बताया तो तुमने कंटेंट के बारे में कुछ नहीं पता चला कि कंटेंट इसके अंदर क्या होगा। स्पैन के मतलब क्या, कंटेंट कुछ नहीं होगा, पर तुम फॉर्म लिखो, टेबल लिखो, आर्टिकल लिखो, इससे तुम्हारा कंटेंट के बारे में काफ़ी तुम्हें आसानी से नॉलेज मिल सकती है, ठीक है। सेक्शन हो गया, सेक्शन भी हमारे पास एक सिमेंटिक टैग हो गया कि भाई इसमें इसके अंदर कंटेंट क्या है ये हम बता नहीं सकते, ठीक है। आर्टिकल भी हो गया। नेक्स्ट हो गया स्टाइल गाइड। स्टाइल गाइड में हम CSS के बारे में बाद में कभी पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। ऑलवेज़ यूज़ कोट्स इन दी एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि कोट्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली तुमने यहाँ पे ये लिख दिया, लिख सकते हो बट ये बैड तरीका है, ठीक है। ऑल्ट मतलब कि किस टाइप से किस चीज़ से रिलेटेड ये है, कम कंटेंट है तो उसमें हम ALT टैग यूज़ करके लिख सकते हैं ना, तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। एंटिटीज़ क्या होती हैं हमारे पास, जैसे कि तुम चाहते हो कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब तुमने कोई पैराग्राफ टैग के अंदर तुमने कुछ कंटेंट लिखा और तुम चाहते हो कि तुम्हें ये जो 2 वर्ड है ना, ये 2 वर्ड ऐसा नहीं हो कि सपोज तुम्हारा ये 10 तो ऊपर आ जाए और नेक्स्ट में चल जाए, नेक्स्ट लाइन में चल जाए किलोमीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें लिखना चाहिए 10 किलोमीटर साथ साथ आना चाहिए हमेशा, है ना। हाँ, तो इसलिए तुम यहाँ पे नॉन ब्रेकिंग स्पेस वाले सिंबल को यूज़ कर सकते हो। इसको अपन एंड एम्परसेंट NBSP से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि लेस देन के लिए तुम ये यूज़ करोगे, ग्रेटर देन के लिए ये यूज़ करोगे, एम्परसेंट के लिए तुम ये यूज़ करोगे, इस तरीके से। और इन्हीं के ही एंटिटी नंबर भी हो सकता है तुम्हारे पास, ठीक है। कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट का सिंबल तुम्हें डायरेक्टली नहीं मिलेगा कहीं पे, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। एम्परसेंट कॉपी जो है, इसका जो एंटिटी नेम है ये यूज़ करोगे HTML के अंदर। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे, ये दिख रहा है तुम्हें। तुम यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल कहाँ से कॉपी करोगे, कॉपी करके डालोगे तो छोटा मोटा आएगा, ठीक है। तो इसलिए तुम ये वाला इसका एंटिटी नेम यूज़ करते हो, ठीक है। ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास। इस तरीके से ब्रैकेट्स वगैरह आ जाते हैं।
तुम्हें कोई कैरेक्टर चाहिए ABCD, ठीक है, जैसे ये वाला सिंबल हो गया हमारे पास इस तरीके से। सिंबल्स देख लो, सिंबल्स हमारे पास इस तरीके से हो सकते हैं सिंबल। अगर तुम्हें सिंबल यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करोगे, कोई है तो है नहीं कीबोर्ड में बस ऑप्शन की सिंबल तुम बना दो। तो उसके लिए तुम इस तरीके की नंबर्स वगैरह एंटिटी नेम्स का यूज़ कर सकते हो, समझ गए, ग्रीक नंबर्स का, इन सब का। एरोज तुम्हें चाहिए तो उसका भी एंटिटी नेम यूज़ कर सकते हो। जैसे ये की जब अपने कार्ड हैं, ताश ताश के पत्तों के जो सिंबल होते हैं वो भी यहाँ पे दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। और भी बहुत तुम्हें बड़ी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी एरोज़ के रेफरेंस, सिंबल के रेफरेंस। इमोजीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, तो उसमें तुम यहाँ पे भी अपना इनका एंटिटी नेम यूज़ करोगे, इमोजी का ना एंटिटी नेम तुमने यूज़ किया। जैसे तुम्हें ABCD डिस्प्ले करना है तो ABCD डिस्प्ले करने के लिए तुम्हें यहाँ पे SKY वैल्यू वाली एंटिटी नेम यूज़ किया है, ठीक है। इसके साथ तुम यहाँ पे इमोजी डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए भी तुम यहाँ पे इमोजी का एंटिटी नेम यूज़ कर सकते हो, समझ गए। कैरेक्टर सेट हो जाएगा हमारे पास। कैरेक्टर सेट मतलब कि हम किस तरीके का मतलब वेब ब्राउज़र मस्ट नो दैट द कैरेक्टर सेट यूज़ इन द पेज, मतलब किस तरह का तुमने कैरेक्टर सेट यूज़ किया है, ठीक है। अब जैसे तुम SKY वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हो जावा के अंदर, तो तुम्हारे ब्राउज़र को मतलब उस तरीके से तुम्हें अपने ब्राउज़र को नोटिफाई करना है कि हम भाई UTF-8 वाला कैरेक्टर सेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 33, क्योंकि ठीक है। ब्राउज़र, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर जो है वो तो बाइनरी पे वर्क करता है ना। अब उसको ABCD तो पता नहीं, तो हमें रिप्रेजेंट करना है हाँ कि भाई A को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 32 नंबर यूज़ किया। 32 भी वो बाइनरी की फॉर्म में है, हम तो अपने समझने के लिए लिख रहे हैं कि भाई 32 नंबर है। 32 का मतलब क्या हो गया, हम A को सपोज 32 का नंबर हम हो गया स्पेस को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में 32 भी क्या है, वो बाइनरी फॉर्म में है, समझ गए ना। हाँ तो वो इस तरीके से हम यहाँ पे कैरेक्टर सेट को बता रहे हैं ब्राउज़र को कि भाई हमने कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ किया हुआ है। नए नए कैरेक्टर सेट आ रहे हैं, नए नए कैरेक्टर सेट का मतलब कि उसमें बहुत सारे और नए नए सिंबल्स ऐड कर दिए होंगे उन्होंने, समझ रहे हो, वो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम URL के हाँ बारे में। URL के बारे में मैंने तुम्हें सबसे पहले लेक्चर में बताया था, वेब इंट्रोडक्शन जो मैंने लेक्चर था हमारा, तो फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया था कि URL क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम उसको ब्राउज़र हमारे कैसा उसको रीड करता है, समझ रहे हो। तो हाँ एक चीज़ मैं तुम्हें और बताता हूँ, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये URL है, ठीक है, जो भी तुमने URL लिखा google.com, ठीक है, तुमने यहाँ पे लिखा google.com, कुछ भी लिखा। अब google.com से रिलेटेड क्या होता है हमारे पास, एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। वो हमारे पास IPv4 वर्जन 4 हो सकता है और IPv6 हो सकता है, वर्जन 6 हो सकता है, ठीक है। तो वो कुछ हमारे पास इस तरीके से नंबर दिखता है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास नंबर होता है हमारे पास IPv4। अब ये नंबर क्या होता है, ये कैसे नंबर यूज़ करते हैं, एड्रेसिंग कैसे होती है। IP का मतलब बेसिकली ये होता है, तुमने google.com सर्च बार पे लिखा, अब उसका जो सर्वर पे कोड पड़ा है, जैसे मेरे उस गूगल के कोई सर्वर बना रखा है उसने, उस पर उसका फ्रंट एंड पड़ा है, उस पर उसका बैक एंड पड़ा हुआ है सपोज़। अब हमें फ्रंट एंड को फेच करना है, तो अब हम अपने घर पे कंप्यूटर बैठे हैं, तो अब वो इंटरनेट के थ्रू ढूंढने तो जाएगा ना कि भाई ये वाला google.com कहाँ कंटेंट जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो यहाँ पड़ा हुआ है। अब उसका एड्रेस जो है वो हमने डिनोट कर रखा है, सपोज़ 124.06.78.94 इस तरीके से। ये इसका क्या है कि इसका एड्रेस है, ठीक है। अब ये इंटरनेट पे हम ढूंढ रहे हैं कि भैया ये वाला एड्रेस जो है, इस एड्रेस का सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है, तो उसको ढूंढने के लिए हमें उसका एड्रेस तो चाहिए ना। तुमने तो डाला google.com, अब google.com तो सिर्फ नाम है ना, अब उस बंदे का हमें एड्रेस भी तो चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है इंटरनेट में। तो वो एड्रेस जो है google.com किसके साथ मैच होता है, एड्रेस के साथ मैच होता है, ठीक है। समझे, कुछ आइडिया लगा। ठीक है। ठीक कंप्यूटर है। नेटवर्क्स में इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारे पास जब हम पूरा वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लेक्चर्स लेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो हम उसको वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे इसको, ठीक है। तो ये वेबसाइट का हम नाम होता है, जैसे कि हम स्कीम डालते हैं, स्कीम का मतलब हम यूज़ करते हैं जैसे HTTP HTTPS, मैंने तुम्हें 2 बताए थे ऑलरेडी, तुम्हें याद होगा। HTTPS का मतलब मोर सिक्योर, HTTP का मतलब ये हो गया लेस सिक्योर, ठीक है। हाँ HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। बाद में समझेंगे इसको हाँ कंप्यूटर नेटवर्क्स में, अभी तुम ये समझ लो। डोमेन तुम्हारा क्या हो गया, जैसे कि .com हो गया, ठीक है। प्रीफिक्स क्या हो गया, जैसे कि तुम्हारा गूगल हो गया, गूगल क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद होता है पोर्ट। पोर्ट मतलब कि जैसे तुम्हारा ये कंप्यूटर है, ये तुम्हारा कंप्यूटर है, इसमें काफ़ी सारे पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट मतलब कि एक पर्टिकुलर, ये समझ लो रन करने की जगह, ठीक है।
कि भैया इस प्रोग्राम को तुम्हें यहाँ पे रन करना है, इस प्रोग्राम को इस वाले पोर्ट पे रन करना है। जैसे अभी ये ब्राउज़र चल रहा है, ये भी किसी पोर्ट पे चल रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं भी चल रहा है ये। तो उसमें हम पोर्ट मेंशन कर सकते हैं कि भाई इस वाले पोर्ट पे तुम्हें इस वाले प्रोग्राम को रन करना है। अभी तुम ये समझ लो, ठीक है। इसको हम जब हम खुद का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें बताऊंगा कि पोर्ट क्या होता है, लोकल होस्ट क्या होते हैं, ठीक है। फिर हो गया पाथ हो गया, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें google.com, इसका ये W3 स्कूल्स का ये हो गया तुम्हारे पास पूरा URL, ये हो गया डोमेन प्लस प्रीफिक्स, उसके साथ तुमने यहाँ पे /HTML लिखा है। HTML का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका पाथ हो गया कि भाई सर्वर के अंदर ये इस फोल्डर के अंदर तुम्हें जाना है, या फिर इस वाला जब HTML लिखा हुआ आए तो हमें ये वाला पेज शो करना है। तो इस तरीके से पास हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल नेम मेंशन कर सकते हैं, ये दिख रहा है तुम्हें, ये फाइल का नाम हो गया, ठीक है। ठीक है। तो मैं बताऊँगा भाई स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, इसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, जब तुम्हारा फ्रंट एंड तुम्हारा स्टार्ट होगा ना एक्चुअल में, अभी तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं इंडिविजुअली, फिर जब हम फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा कि भाई स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनेमिक क्या होती है, ठीक है। स्कीम्स बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे HTTP मैंने तुम्हें बताया, HTTPS तुम्हें बताया, ठीक है, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा भेजता है ये। और भी होते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे तुम कभी कभी गूगल ड्राइव से चीज़ों को डाउनलोड करते हो तो वो किस चीज़ के थ्रू डाउनलोड हो रही होती है, वो FTP के थ्रू डाउनलोड हो रही होती है, उसकी ट्रांजेक्शन जो हो रही होती है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग फाइल्स हो गया, ठीक है। फाइल नाम का भी एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। URL एनकोडिंग क्या होती है, ऐसे सिक्योर वे में तुमने यहाँ पे लिखा है ना, तो उसको एनक्रिप्शन वगैरह क्या कुछ होता है, ठीक है, मतलब बताएंगे इसको बाद में कभी जब हम कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे, समझ गए। एस्काई एनकोडिंग तुम्हें बता दिया, ठीक है। एनकोडिंग का मतलब कि किस फॉर्म में तुमने डेटा लिखा हुआ है। कैरेक्टर सेट तुम्हें बताया ना, UTF-8 तुम्हें बताया था कि भाई तुम मेटा टेक्स्ट में अंदर डाल रहे थे अभी, समझ गए। ठीक है। तो UTF-8 वाला हो गया, और भी बहुत सारे हो जाते हैं। एस्काई वैल्यूज हो सकती हैं। विंडोज़ के लिए तुम ये वाला कैरेक्टर सेट यूज़ करते हो, क्योंकि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और सिस्टम पे बेस बना हुआ है, उसमें तुमने अलग रिप्रेजेंटेशन में ABCD को डिनोट किया हुआ है। उसमें ये नहीं है कि भाई 32 का मतलब स्पेस होता है, वो तो एस्काई वैल्यू में होता है। हो सकता है विंडोज़ वालों ने कुछ अलग से डिनोटेशन यूज़ करी हो कि भाई हम मान रहे हैं कि भाई 64 का मतलब स्पेस है, समझ रहे हो। इस तरीके से वो उनकी अलग एनकोडिंग है वर्ड्स की ना, लेटर्स की, समझ गए। हाँ सही है, सही है। अब बात करते हैं HTML और वर्सेस XHTML। HTML और XHTML में कोई डिफरेंस नहीं है। HTML क्या होता है, थोड़ा केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का मतलब कि छोटे बड़े लेटर्स को ध्यान नहीं रखता। बट XHTML होता है जिसमें कि तुम छोटे बड़े लेटर्स को ध्यान में रखते हो, ठीक है। ये XML बेस्ड वर्जन होता है। बस तुम्हें इतना सा डिफरेंस याद रखना है, बाकी कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। HTML भी क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज होती है, ऐसे ही XML भी मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो XML प्लस HTML इज इक्वल्स टू XHTML, ठीक है। बस ये याद रखो, और कुछ चीज़ें तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ क्या रखा है कि कुछ चीज़ें मैंडेटरी है, ये कोई यूज़ भी नहीं करता इतना, सिर्फ हम HTML को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा इतना कंप्लीट। नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत कल फॉर्म्स के बारे में देखेंगे, इनपुट टाइप्स के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में देखेंगे, मीडिया टैग्स क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक्स ऑफ द HTML तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये पढ़ेंगे थोड़ा सा कॉमनली यूज जो चीज़ें हैं HTML के अंदर, जो तुम अपनी एप्लीकेशन बनाते समय यूज़ करोगे, फॉर्म्स यूज़ करोगे, इनपुट टाइप्स यूज़ करोगे, इनपुट टैग यूज़ करोगे, ठीक है, वो सब चीज़ें हम समझेंगे कल के लेक्चर में। तो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ बेसिक ऑफ द HTML। अब नेक्स्ट करेंगे हम मीडियम और द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ HTML, ठीक है, कल के लेक्चर में। ठीक है। ओके, बाय।